गुड मॉर्निंग क्लास 9th। लास्ट क्लास में मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको प्रिंटर के टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब दो टाइप की और आउटपुट डिवाइसेस बची हुई हैं। वैसे और भी टाइप की होती हैं लेकिन आपकी बुक में और दी नहीं हुई हैं, लेकिन एक दो बता देंगे और नाम भी बता देंगे, तो वो भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। वो हालांकि इसमें दी हुई नहीं बुक में, लेकिन फिर भी पहले इनको कवर करते हैं। फिर एक और आउटपुट डिवाइस है जो आप लोग बहुत यूज़ करते हो, वो भी आउटपुट डिवाइस है। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं उस आउटपुट डिवाइस को। इन दोनों का तो यूज़ कम करते हैं लेकिन उसका यूज़ बहुत करते हैं, तो उसका नाम भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट आपकी आउटपुट डिवाइस आती है स्पीकर। स्पीकर भी हमारे आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि स्पीकर से जो साउंड निकलता है वो हमको मिलता है। कंप्यूटर से जो चीज़ हमें मिल रही है वो आउटपुट है, ठीक है। और जिस जिस मशीन के थ्रू या जिस डिवाइस के थ्रू मिल रही है वो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जो स्पीकर लगे होते हैं उससे साउंड निकलता है, जो भी साउंड हमें मिलता है वो हमारा वो आउटपुट है। और इसी वजह से ये होती है हमारी आउटपुट। किसी भी तरह के साउंड सुनते हैं, किसी भी तरह का ऑडियो सुनना हो, उसके लिए हम लोग स्पीकर का यूज़ करते हैं। लैपटॉप में इनबिल्ट स्पीकर होते हैं, कंप्यूटर में अलग से लगाए जाते हैं। लैब में जो कंप्यूटर है उनमें स्पीकर नहीं लगे हुए, देखा है आपने कि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन स्मार्ट क्लास में जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसके साथ स्पीकर लगे हुए, वूफर भी लगा हुआ है। आपने सब लोगों ने देखा है, जो स्मार्ट क्लास यूज़ की थी स्टार्टिंग में देखी थी, मतलब जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने नहीं देखी होगी, क्योंकि तब से तो स्कूल ही नहीं खुला है। लेकिन एसडी कॉलेज में स्मार्ट क्लास सबको पता है और सबने यूज़ भी की है काफ़ी, मतलब 1-2 साल पहले काफ़ी यूज़ कराई है क्योंकि, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में होने की वजह से धीरे धीरे उसका यूज़ खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं रहेगा, कोर्स भी ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो कंप्यूटर में अगर किसी भी तरह का सॉन्ग सुनना हो, किसी भी तरह का ऑडियो सुनना हो, किसी भी तरह की और इस तरह की कोई चीज़ वॉइस सुननी हो, तो उसके लिए हम लोग स्पीकर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्पीकर आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। सबने देखा है, सबने यूज़ किया, कोई ऐसे अनजान ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना पता। ये जो नेक्स्ट आता है प्लॉटर, इसका नाम शायद सुना हो आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं है। मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन पिक्चर्स में देखा है, मुझे इसका यूज़ पता है। बाकी इसको रियल लाइफ में आपको ये बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। देखो प्लॉटर का यूज़ क्या होता है कि जैसे नॉर्मल जो पेजेस होते हैं, नॉर्मल जैसे पेजेस कॉपी के पेजेस हैं या A4 साइज के पेजेस हैं जिनमें हम लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं या फोटोकॉपी निकलवाते हैं, तो वो पेजेस जो होते हैं वो प्रिंटर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई पेज हो जो जिसका साइज ब्लैक बोर्ड के बराबर, जैसे पोस्टर होते हैं, मूवीज़ के पोस्टर लगे होते हैं, जगह जगह बैनर लगे होते हैं, देखा है आप लोगों ने, सबने बैनर्स देखे होंगे। या जो ये जो मैप होते हैं, जैसे मतलब हर घर का, जैसे जिसका भी घर अपना घर होगा तो शहर में घर बनवाने से पहले मैप बनवाना पड़ता है, उस मैप को पास कराना पड़ता है एक अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। तो वो मैप बनवा जो पेपर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो पूरे टेबल के साइज़ का होता है, ब्लैक बोर्ड के साइज़ का होता है। ऐसे पेपर पर प्रिंटिंग करने के लिए प्लॉटर की जरूरत होती है। तो समझ लो एक बड़ा प्रिंटर होता है, ये काफ़ी बड़ा प्रिंटर होता है, मतलब इतने बड़े साइज़ का होता है, नॉर्मली बड़ा होता है, क्योंकि ये छोटे वाले पेजेस उसमें नहीं यूज़ किए जाते हैं। उसमें जो पेजेस होते हैं वो इस साइज़ के, लगभग इस साइज़ के, ब्लैक बोर्ड के साइज़ के। जो बैनर आप लोगों ने देखे हैं वो बैनर भी उसी प्लॉटर के थ्रू प्रिंट होते हैं। तो ये प्लॉटर जो होता है नॉर्मली जहाँ प्रिंटिंग का काम होता है उनके पास होता है, और जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट मतलब जो लोग नक्शा बनाते हैं बिल्डिंग का, घर का, किसी का भी, उनके पास होता है। इसलिए हर जगह देखने को ये नहीं मिलता। अगर किसी के पापा आर्किटेक्ट होंगे, आप लोगों में से किसी के फादर या कोई जानने वाले आर्किटेक्ट होंगे, तो उनका अगर अपना खुद का ऑफिस होगा तो उसमें प्लॉटर का रखते हैं, क्योंकि नक्शे जो प्रिंट होते हैं वो भी प्लॉटर के थ्रू प्रिंट होते हैं। नक्शे का डिज़ाइन जो होता है वो कंप्यूटर बनाते हैं, लेकिन उसको बड़े पेज पे प्रिंट किया जाता है प्लॉटर। तो प्लॉटर समझ लो एक बड़ा प्रिंटर होता है। आपकी बुक में फिगर बनी हुई है तो वो बड़े साइज का होता है। इसमें भी दो आते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। दोनों का अपने साइज का फर्क होता है और परफॉर्मेंस का फर्क होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल की नहीं है वैसे, लेकिन साइज और परफॉर्मेंस का फर्क होता है, ठीक है। तो प्लॉटर का मतलब, प्लॉटर नॉर्मली आप देखते हो नहीं है, स्पीकर सबने देखा, सबने यूज़ किया, सबको पता है। लैपटॉप जिसके पास, मोबाइल में स्पीकर होता ही है, मोबाइल का स्पीकर दोनों तरीके से होता है। जब हम वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है, जब हम लोग को कुछ सुनना होता है तो वो हमारे लिए आउटपुट का काम करता है, जब हमको कुछ बोलना होता है तो वो हमारे लिए इनपुट का काम करता है। तो उसके तो डुअल परफॉर्मेंस है। उसी तरह से एक और चीज़ होती है जो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है, इसको बोलते हैं, सबने यूज़ किया है, हेडफोन। हेडफोन मोबाइल वाले हो और चाहे लैपटॉप में जो यूज़ करते हैं। तो लैपटॉप में जो हेडफोन होते हैं, जो कान में जो पार्ट लगता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस में है, और जिसमें वो बोलने के लिए माइक लगा होता है, तो वो माइक वाला पार्ट जो है वो इनपुट डिवाइस में आता है। और जो सुनने वाला पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग सुनते हैं वो होता है वो हेडफोन वाला, जो
बेसिकली हेडफोन वही होता है, बिना माइक वाले हेडफोन भी आते हैं और माइक वाले हेडफोन भी आते हैं। तो यहाँ आउटपुट डिवाइस में जो बिना माइक वाले हेडफोन होंगे वो प्रॉपर आउटपुट डिवाइस माने जाते हैं, क्योंकि उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें हम कुछ बोलेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएगा। और जो मोबाइल के हेडफोन होते हैं वो दोनों तरह से काम करते हैं, तो उसमें नीचे माइक भी लगा होता है, तो छोटा छोटा सा नीचे यहाँ बना होता है, उसमें माइक लगा होता है, तो हम बोलते हैं तो वो मतलब वॉइस हमारे अंदर भी जाती है। बाकी जो दोनों उसकी जो दोनों लीड्स जो दोनों कानों में लगते हैं वो हमारा हेडफोन, तो वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस कैटेगरी में आता है। कि मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी वॉइस अगर हमें सुननी है, हमें पर्सनली सुननी है, सबको नहीं सुनानी है, या हम अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, घर में शोर ना हो इसलिए हम उसको स्पीकर पे ना चलाकर हेडफोन भी चला सकते हैं। तो हेडफोन भी हमारी जो मोबाइल जो कंप्यूटर के हेडफोन आते हैं बिना माइक वाले, वो भी हमारे आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो वॉइस भी आपको मिलता है, कंप्यूटर के थ्रू वो वॉइस जनरेट हो रहा है जो कि हमें मिल रहा है, वो आउटपुट जो है वो ऑडियो फॉर्म में है, और जिस डिवाइस के थ्रू मिल रहा है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी आउटपुट डिवाइस की कहानी खत्म होती है। इसके बाद आपकी आती है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस फिलहाल एक ही टाइप की होती है, अभी तक तो एक ही टाइप की है, क्योंकि कभी हम बात कंप्यूटर की कर रहे हैं तो कंप्यूटर में एक ही टाइप की प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं सीपीयू। भाई जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है, जो माउस और कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। तो सीपीयू कौन सी कैटेगरी में गया? तो सीपीयू की कैटेगरी होती है प्रोसेसिंग डिवाइस। सिर्फ यही एक प्रोसेसिंग डिवाइस है फिलहाल के लिए, आने वाले टाइम में अगर और डेवलप हो जाएंगे तो बात अलग है। अभी के टाइम पर कंप्यूटर की एक मात्र प्रोसेसिंग डिवाइस होती है सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस वाले पार्ट में मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में वीडियो में भी कवर किया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यहाँ पे इस बारे में बात होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन पार्ट होते हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। तो ये सारे इसके पार्ट होते हैं, और ये सारे पार्ट मैंने इससे पहले वाला चैप्टर था उसके एक वीडियो में इसको डिटेल में बताया था कि एएलयू की वर्किंग क्या होती है, सीयू की वर्किंग क्या होती है और एमयू की वर्किंग क्या होती है। एक बार और बता देते हैं फिर से आप जान लो। तो ये तीनों पार्ट होते हैं, लेकिन ये तीनों पार्ट आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसा नहीं, मैंने पहले बताया कि सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मशीन है, लेकिन उसकी ये तीनों पार्ट आपको दिखेंगे नहीं, उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया होगा। जैसे मैंने ब्रेन का एग्जाम्पल देके वो बताया था, तो वीडियो जिसने देखा होगा उसको याद होगा, या नहीं होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा, तो उसको मैंने बताया। नॉर्मल सीपीयू के अंदर होता क्या है वो आपको बता देते हैं। सीपीयू जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या है, ठीक है, तो सीपीयू बॉक्स अलग-अलग सीपीयू के लिए ये जो पार्ट है ये आपकी कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो उसमें हार्डवेयर के हिसाब से आपका आता है रैम होती है, ठीक है, फिर उसी में रोम भी होती है, हार्ड डिस्क होती है, और मेमोरी पावर के लिए एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस समझ लीजिए एक तरह का बॉक्स टाइप का होता है जो सीपीयू के अंदर लगा होता है, जो हार्डवेयर का काम करता है, जो मतलब पावर मैनेजमेंट का काम। सॉरी, एक और चीज होती है मदर बोर्ड, ठीक है, ये बड़ी चीज। तो रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, ये सब कुछ सीपीयू बॉक्स के अंदर लगे हुए हैं। ये तो है उनका हार्डवेयर का, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ठीक है। इनको ये इनकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वर्किंग फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर सीपीयू बॉक्स को अगर हम ओपन करेंगे तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी, ये चीजें आपको देखेंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीपीयू वर्क करता है, और जो सही है, ऐसा नहीं कि फर्जी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैंने एक वीडियो में बताया है इससे पहले वाले चैप्टर। देखो इसके बारे में बताते हैं। रैम रोम आपको बताइए, पहले ही बताइए, तो रैम रोम हार्ड डिस्क ये सब कुछ सीपीयू के अंदर लगी होती हैं, और ये सब कुछ कंप्यूटर को रन कराने में काम आता है। एसएमपीएस जो होता है ये पावर मैनेजमेंट के लिए होता है, कि बहुत हाई पावर आ जाए, हाई करंट आ जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए एसएमपीएस होता है। मदरबोर्ड उसमें एक बड़ी सी चिप लगी होती है जिसको बोलते हैं मदर। इसी चिप में रैम जो होती है इसी चिप के अंदर लगा होता है। रैम जो है मदरबोर्ड में ही फिक्स होता है, उसमें स्लॉट होता है, उसमें रैम लगा होता है। रैम का साइज जो होता है वो छोटी वाली जो स्केल आती है जो आप लोग यूज करते हो उसके बराबर है, ठीक है। जो आपका राउंड होता है उसमें भी छोटी सी चिप के अंदर, इसी मदरबोर्ड के अंदर एक बड़ी चिप होती है, वो दोनों छोटी छोटी चिप होती है, तो वो भी उसी के अंदर लगा होता है। हार्ड डिस्क अलग अलग है, लेकिन ये सब एक दूसरे से वायर कनेक्टेड है, अलग अलग टाइप के वायर होते हैं, उनके ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। और उसके बाद बाहर मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड वो पूरे सीपीयू से
करेक्ट। सीपीयू जो होता है वही कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, इसीलिए उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा हाई होती है। माउस कीबोर्ड की कॉस्ट बहुत कम होती है, मॉनिटर की भी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो कंप्यूटर में जो भी अगर मान लो 20,000 कंप्यूटर लेते हैं तो समझ लो 12,000 का तो उसमें खाली सीपीयू वाला पार्ट आ जाता है। 5-6 हज़ार का आपका मॉनिटर हो जाएगा और 200 रुपये का कीबोर्ड, 200 रुपये का माउस, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये का कीबोर्ड, 500 रुपये में आपका माउस कीबोर्ड दोनों हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका सीपीयू का हार्डवेयर बनता है। और ये है उनके कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, उसकी परफॉर्मेंस। अर्थमेटिक लॉजिक जो होता है किसी भी तरह की लॉजिकल या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है। कंट्रोल यूनिट सारी डिवाइसेस को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। मेमोरी यूनिट जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट करती है, कौन सी प्रोसेस को कब रन होना है, कौन सा डेटा कहाँ पर सेव होना है, कौन सा डेटा कहाँ पर सेव है, कहाँ से वो उठकर सिस्टम पे आएगा। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने में ये काम होता है हमारा मेमोरी। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस यही आती है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कोई प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस बहुत सारी हैं, इनपुट डिवाइस बहुत सारी हैं, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस ये एक ही होती है। और बिना इस प्रोसेसिंग डिवाइस के आपका कंप्यूटर फॉर्म होगा ही नहीं। भाई अगर किसी कंप्यूटर में स्पीकर ना लगे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लैब में तो इतने सारे कंप्यूटर, किसी में स्पीकर ना लगा हो, हेडफोन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉटर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में तो सिर्फ माउस और कीबोर्ड का होना जरूरी है। इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड का होना जरूरी है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर का होना जरूरी है, और प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू का होना बहुत जरूरी है। बाकी के डिवाइसेस का उतना रोल नहीं है, इसीलिए बाकी के डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम दिया गया। कंप्यूटर पेरिफेरल, बाकी के डिवाइसेस हैं जिनका जो कंप्यूटर का मेन पार्ट नहीं है, उनको एक अलग नाम दिया गया है, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो वो हालांकि एक वो बुक में उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, किसी बुक में। नॉर्मली इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस में ही सारी कहानी होती है। ठीक है, एक टाइप की डिवाइस और होती है जो इनसे अलग होती है, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट भी है। उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। नॉर्मली इनपुट प्रोसेस आउटपुट से ही आपकी कंप्यूटर की वर्किंग होती है, लेकिन एक और टाइप की डिवाइस है जो कहीं कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे देखें तो उतनी ज़रूरी भी नहीं है। मतलब उसके कुछ पार्ट, उसमें कुछ टॉपिक पार्ट ऐसे जो हैं जो कि बिल्कुल कंप्यूटर के लिए एसेंशियल है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कैटेगरी आती हैं जो उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं। वो होती है हमारी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं आपको वैसे इसमें से कुछ स्टोरेज डिवाइसेस आप लोगों ने यूज़ भी की हैं, नाम भी आप लोगों को पता है, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब हमारी स्टोरेज डिवाइसेस आती होती हैं। और 2-3 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो CPU बॉक्स के अंदर लगी होती हैं। अगर वो नहीं लगी होंगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मैंने पहले बताया कि वो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उनमें 2-3 कैटेगरी है जो इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोरेज डिवाइसेस को कवर किया जाएगा। ठीक है, आपके टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ये चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए थे करने को, उन दोनों चैप्टर के मैंने आप लोगों को खुद दिए थे। कुछ बच्चों ने कर लिए, जिन्होंने कर लिए हैं, जो नए स्टूडेंट आए जिनके पास नहीं है, वो प्लीज़ उनसे कम्युनिकेट करके आप उनको चाहे तो फ़ोटो मंगा के उसको कॉपी कर लो, और नहीं तो सबसे इजी तरीका है कि आप बुक पर वीडियो सारे देखो, सारे वीडियो ध्यान से देखो, मेन पॉइंट को नोट करो और बुक जरूर परचेज कर लें। अगर आपने बुक परचेज नहीं की, वीडियोस नहीं देखे, तो आप वो टेस्ट नहीं दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में नहीं होंगे, MCQ के फॉर्म में होंगे, और वो चैप्टर के अंदर से ही होंगे। तो वो अगर आपने चैप्टर रीड किया है तभी वो आप कर पाओगे, वरना आप बुक लेकर भी बैठोगे ना तो आप जल्दी ढूंढ नहीं पाओगे, इतना तो कंफर्म है। तो प्लीज़ आप लोग बुक परचेज कर लें, और बुक परचेज अगर नहीं भी किसी कारण से कर पाते तो कम से कम वीडियोस जरूर सुनें। जो PDF जो इसकी भेजी थी उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उनको ज़रूर देखें, वरना वो क्वेश्चन आंसर्स, वो जो MCQs है वो आप नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी डीप से अंदर से पूछे जाएंगे, और मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में यही हाल है। तो उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि वो पेपर ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि जिससे आप चीटिंग ना कर सकें। पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोग अपना दिमाग ना लगा पाएँ, क्योंकि अगर हमने वर्बल क्वेश्चन आंसर दे दिए तो कॉपी रखोगे, सामने छाप लोगे, इसीलिए उसको MCQ के फॉर्म में रखा गया है। और इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि उसमें चीटिंग की गुंजाइश ना के बराबर हो। तो वीडियोज़ आप जरूर देखें, वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और दूसरी चीज़, बुक्स हो सके तो परचेज कर लें, नहीं तो जो PDF मैंने दी है उसमें सफिशिएंट कंटेंट है, बुक की मैंने PDF प्रोवाइड कराई थी। जिनके पास ना हो वो मुझे मैसेज करके फिर से ले सकते हैं। और टेस्ट के बाद तो बुक ज़रूर परचेज कर लें,
एक ही शॉप है जहाँ पे बुक मिलती है, आपको पता होगा, उस शॉप से आप लोग वो बुक ले लें, या ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन ले लें। बुक मैंने आप लोग को दिखा दी थी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो कैसे भी करके अरेंज करें, क्योंकि अगर आपको इसको सही से पढ़ना है, लर्न करना है, तो बिना बुक के काम नहीं चल पाएगा। ओके, थैंक यू।